ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, अब तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कर दिया था और 41 क्वेश्चन हमने लिखा। ये AMU 9 क्लास 2020 का मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। और अब तक जो क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन कर दिया था और वो 41 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो ये जो 41 क्वेश्चन है वो दिया हुआ ये फिगर दे रखा है, ठीक। क्या दे रखा है, पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF। तो ये AB पैरेलल है CD के और ये EF के पैरेलल है, ये तीनों लाइन पैरेलल है। एंगल ABG ये 110 डिग्री का दे रखा है। एंड एंगल GCD 100 डिग्री का है, ठीक। फाइंड BCG x है और इसको हमें पता करना है, ठीक है ना। ये BCG x का है और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। चॉइस दे रखा है 35 डिग्री A, 30 डिग्री, 50, 40 डिग्री, ये सवाल दे रखा। फिगर समझ में आ रहा है। ये AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के और कुछ एंगल ये 100 है, 110 है, ये x है। करते हैं सोल्यूशन इसको, ठीक। सोल्यूशन कर रहे हैं। अब जैसे देखिए हम लोग AB इज पैरेलल टू EF बोल सकते हैं क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF है ना। तो ये तीनों ही लाइन पैरेलल है तो हम लोग कह सकते हैं AB इज पैरेलल टू EF, यानी ये AB जो है EF के पैरेलल है। ऐसे जब ये दोनों पैरेलल है तो ये हमारा एक BG जो है ना ट्रांसवर्सल लाइन आएगा, ठीक। BG ट्रांसवर्सल लाइन आएगा और ये दोनों एंगल ये एंगल और ये एंगल दोनों इंटीरियर एंगल आएंगे। इंटीरियर एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। और ये BG जो है BG इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये जो एंगल होगा ये और ये जो हम दिखा रहे हैं दोनों इंटीरियर एंगल होंगे और दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। तो क्या दिखाएंगे, एंगल ABG एंड EGB भी बोल सकते हैं। एंगल EGB इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। ये ABG ये 110 दे रखा है, ये हमने ये डाल देते हैं। एंगल EGB इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल EGB निकालना चाहते हैं तो ये जो है 110 को उधर लेके माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो EGB ये वाला जो एंगल है ये 70 डिग्री हो गया ये, ठीक। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ऐसे ही बताया क्या कि ये जो एंगल है ये और ये दोनों लाइन ये भी पैरेलल है। ऑल्सो AB इज पैरेलल टू EF यहाँ पे सॉरी AB नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम लोग CD ले लेते हैं। CD इज पैरेलल टू EF, ठीक। जब ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों एंगल का सम, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो क्या दे रखा 100 डिग्री ये एंगल प्लस CGF प्लस एंगल CGF इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। ये जो 100 डिग्री इधर जाएगा तो CGF एंगल CGF जो है 180 माइनस 100 डिग्री आ जाएगा इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है ना। CGF ये दे रखा हमारा, ये वाला 80 डिग्री आ गया। अब देखिए टोटल अगर हम लोग एंगल निकालते हैं तो ये टोटल एंगल 180 हो जाएगा स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, ठीक। मगर इसमें से इधर 70 है, इधर 80 है और ये बीच का है,
तो क्या देखेंगे 70 डिग्री प्लस एक्स प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। 150 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये 150 को इधर लेके माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से x का आंसर आया हमारा 30 डिग्री। ये x जो यहाँ पे निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक, आगे चले हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। ये अगला क्वेश्चन आ गया हमारा 42 क्वेश्चन नंबर दे रखा है। क्या दे रखा है? x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर a, y इज इक्वल टू 9 रेज टू द पावर b, z इज इक्वल टू 27 रेज टू द पावर c एंड x raised to the power bc into y raised to the power ca and z raised to the power ab is equal to 1. Then abc is equals to यानी abc कितने के बराबर होगा? 1, 27, 1/27 और 0 किसके बराबर होगा? ठीक है, इसे हम लोग करके दिखाते हैं, देखते हैं क्या है। क्या दे रखा है इसमें? x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर a, ऐसे ही y इज इक्वल टू 9 रेज टू द पावर b। ये जो 9 रेज टू द पावर b है, हम इसको 3 भी लिख सकते हैं। क्यों? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 2 का पावर, और पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 2 भी हो जाएगा ये। ऐसे ही z इज इक्वल टू दे रखा हमारा 27c, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 रेज टू द पावर 3c, क्योंकि 3 रेज टू 3 27 हो जाता है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हम लोग, ये हमें वैल्यू ले लेते हैं। अब क्या बताया? नाउ x bc y ca एंड z ab इज इक्वल टू 1 दे रखा हमारा। हम x की जगह पे ये वाला वैल्यू, x की जगह पे 3 रेज टू द a डाल देते हैं, तो ये 3 रेज टू द पावर a x की जगह पे डाल दिया, और इसके ऊपर ऑलरेडी जो पावर है यहाँ पे bc है, तो हमने ये लिख दिया। y पे जो वैल्यू है 3 रेज टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं, 3 रेज टू द 2 भी, ये y की जगह पे लिखा है, ये y के, और इसके ऊपर जो है ना 3a पावर है ये, तो हमने c लिख दिया। कितनी बात समझ में आई? z की जगह पे z जो है 3 रेज टू 3c हमने डाल दिया, ये 3c, ये तो z की जगह पे है, और इसके ऊपर ab पावर है, तो वो ab लिख दिया, ये 1 के बराबर है। कहाँ तक समझ में आया? ये आ रहा समझ में? ठीक है, आगे चले। ठीक है ना, तो ये हमें दे रखा है जो x y z का जो वैल्यू था बेस 3 के टर्म में, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक, ये जो 3 3 3 बेस सेम है, तो जब मल्टीप्लाई कर तो पावर प्लस हो जाते हैं। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है ये a पावर है, इसके ऊपर bc पावर है, तो पावर के ऊपर पावर होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा हमारा 3 रेज टू द पावर a b c। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पे 2 भी है और ये c है, पावर के ऊपर पावर ये भी है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लोग 2abc लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 3c पावर है, उसके ऊपर a भी है, पावर के ऊपर पावर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 3abc इज इक्वल टू 1। कितनी बात सुन में? पावर के ऊपर पावर था तो मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। अब ये तीनों का बेस सेम है 3, और जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई करते पावर प्लस हो जाता है, तो ये 3 हो जाएगा, और पावर प्लस करते ये 1abc, ये 2abc, ये 3abc, तो 6abc, ये प्लस होके आ गया, ये 1 हो गया। ये कितनी बात सुनिए? बेस सेम था ये, तो पावर प्लस हो गया, 1abc 2abc 3abc, टोटल करेंगे तो 6abc हो जाएगा। ठीक, ये जो 1 है इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 रेज टू द पावर 0। किसी भी नंबर पे 0 का पावर होता है तो 1 होता है, तो हम इस 1 को
3 रेज़ टू द 0 के टर्म में लिख दिया है। 3 इसलिए कि ये दोनों का बेस इक्वेट कर देंगे, और जब दोनों का बेस इक्वेट करेंगे तो पावर जो है ना सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, बेस सेम कर दिया तो पावर क्या हो जाएगा 6 ABC इज इक्वल टू 0, और ABC इज इक्वल टू 0/6 0। तो ABC का जो वैल्यू होगा हमारा पूछा है यहाँ पे ABC, वो 0 हो जाएगा, यानी कि डी आंसर हो गया। ये कहाँ समझ में आई? ये थोड़ा सा ये हल्का सा अरेंजमेंट है और हल्का सा ट्रिक है। पहले हम लोगों ने किस तरह से लिखा है, x को इस तरह से और 3 के टर्म में लिख दिया सब x y z को, और फिर इस रिलेशन में डाल दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक आ रहा समझ में? आ रहा है तो नोट करिए इसे, मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन 43 AMU 2020 9th AMU एंट्रेंस का मैथमेटिक्स का पेपर कर रहे हैं हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन, फिगर दे रखा है और अब ये क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। इन द गिवन फिगर द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD मीट एट O. If angle BOC is 44 degree, then OAD will be, बाकी ये चॉइस दे रखा है। ये एक रेक्टेंगल है ABC, फिगर बना हुआ है, ये AC डायगोनल है, BD डायगोनल, दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, इंटरसेक्ट करता है O पे। ये जब दोनों O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा एक एंगल दे रखा है BOC, ये 44 एंगल दे रखा 44। ठीक, अब हमें बताना है OAD कितना है, OAD ये एंगल कितना होगा, ये निकालना है हमें। ठीक, सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही आसान ये भी क्वेश्चन है, करके दिखाते हैं इसे सॉल्यूशन को। ठीक, क्या दे रखा है देखो, BOC एंड AOD दोनों ही एक दूसरे के बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, सो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन BOC गिवन है हमारा, कितना दे रखा है, एंगल AOD इज इक्वल टू 44, क्योंकि BOC जो ना 44 दे रखा है। ठीक, तो AOD कितना हो जाएगा हमारा, AOD 44 हो गया। इन ट्रायंगल AOD, अब हम ये एक ट्रायंगल लेते हैं, ये हमारा एक ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, ये और ये तीनों एंगल का सम, ये और ये तीनों एंगल का सम कितना जाएगा, 180 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से OA एंड OD दोनों सेम होगा, ये दोनों साइड का लेंथ सेम होगा, क्योंकि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब दोनों इक्वल हैं, तो ये OA एंड OD जो तो इक्वल होंगे। तो क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल AOD, अगर हम लोग इसको एंगल को x ले लेते हैं, सपोज ये x ले लेते हैं, तो ये भी x हो जाएगा। ठीक, तो x ये एंगल प्लस x ये एंगल प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से कर दिया, ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से कर दिया। और ये दोनों बराबर कैसे हो गए, समझ में आया? ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन रेक्टेंगल, तो ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। OA OD जब बराबर होगा तो OAD जो ना एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक, आगे चले हम लोग, 2x इज प्लस AOD का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 44, ठीक, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x 44 को उधर ले जाएंगे, 180 माइनस 44 इज इक्वल टू 136, माइनस करेंगे 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 44, और 180 में से 44 को माइनस करेंगे 136 आ जाएगा। ठीक, 2x इज इक्वल टू 136 and x is equal to 136/2, x is equal to 68 डिग्री। और ये हमारा चेक करेंगे तो आंसर दे रखा है,
ये सी 38 डिग्री। ठीक, कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया है? जहाँ समझ में आ रहा ठीक है, नहीं आ रहा तब भी ठीक है। ठीक है, आ रहा है समझ में। अगर इसी तरह से और कुछ जानना और समझना है, अभी तो बहुत कुछ करना इसमें है। तो जो लोग AMU की तैयारी करना चाह रहे हैं आने वाले दिनों में, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस तरह के पेपर का सलूशन भी देते हैं। मैथ के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर इम्पॉर्टेंट फार्मूला या शॉर्टकट मेथड है, वो सभी इस चैनल पे आते रहते हैं। तो जो लोग आने वाले दिनों में देना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नए हैं तो ये ILCC अली क्लासेस के नाम से ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर ले और बाकी आगे की तैयारी के लिए बहुत आसान हो जाएगा। चाहे तो नंबर हमारा नोट कर ले, तो नंबर से अगर कॉल करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 7500331162। ये आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये 44 आ गया हमारा। क्या दे रखा है ये? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर greater than 6 in a throw of a dice is A 1/2, B 1, C 2, D 0। क्या सवाल दे रखा है? जैसे एक डाइस होता, हम लोग लूडो खेलते हैं, लूडो में हमारा एक डाइस होता, छक्का होता, हम लोग इसे चलते हैं। जब चलते हैं तो उसमें से क्या है कि उस पर जो नंबर लिखे होते हैं 1 से 6 तक होते हैं, डॉट पड़े होते हैं, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट होते हैं। और लूडो में अलग अलग टाइम में जब हम लोग खेलते हैं तो अलग अलग जो डॉट्स है या नंबर्स है उसकी अलग अलग अहमियत होती है। जब शुरू करते हैं तो हम लोग 6 की बहुत डिमांड होता है, क्योंकि हमें गोटी निकलना होता है, ठीक है ना। फिर बाद में जैसे चलते हैं तो कभी ये भी होता है कि 6 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 1 आ जाए, क्योंकि किसी को मार रहे होते हैं, कहीं अपने अंदर उसमें जा रहे होते हैं, या फिर कोई निकल रहे होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मज़े आते हैं, खेला तो होगा। लेकिन क्या बताया कि अब ये कह रहा है कि अगर हम एक डाइस को अगर ऐसे रोल करें और कहे कि 6 से ज़्यादा है, तो 6 से ज़्यादा तो उस पर कोई नंबर ही नहीं होता। ठीक है, 6 से ज़्यादा एक डाइस पे कोई नंबर नहीं होता, लास्ट 6 होता है। कितनी बात सुनी? तो 6 से ज़्यादा कोई भी नंबर नहीं होता। इसको हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ये पिछले पेपर में भी आ चुका है, तो आप वहाँ देखेंगे तो समझ में आएगा। इसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट का मतलब ये है कि अगर हम लोग डाइस को रोल करेंगे तो 1 से 6 के बीच में कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही। 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5, 6, कोई ना कोई आएगा। ये पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये हमारा डी इम्पॉसिबल इवेंट है ये। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन करके, ताकि बाद में समझ में रहे। ठीक है, अ नंबर ग्रेटर देन 6 on a dice is an impossible event। ठीक है ना, यानी ये 6 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आता है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, किसी भी केस में कोई सिचुएशन लेते हैं, उसमें अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 होता ही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। ठीक है ना, ये आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे डी आंसर है। ठीक, तो ये हमारा एक 44 क्वेश्चन नंबर हो गया, आसान सा क्वेश्चन था ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन 45 क्वेश्चन। क्या दे रखा? क्यूब रूट ऑफ -1.728 इंटू 0.125 इंटू -8 इज। इसका अब हमें क्यूब रूट निकालना है। चॉइस दे रखा 1.20, बी -1.20, सी -1.40, डी +1.40। ये हमें चॉइस दे रखा है। इसका हम लोग क्यूब रूट निकाल लेते हैं।
कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते, ये 1.728, ठीक है ना, ये दे रखा है। दूसरा 0.125 ये दे रखा है। तीसरा -8 ये दे रखा है। इसको हम लोग चाहें तो आसान करने के लिए ये 1728 अपॉन 1000 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये 125 अपॉन 1000 ये हो जाता है। फिर ये -8 इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक। ये माइनस है और ये माइनस जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये 1728 जो है ना क्यूब रूट अगर निकालते हैं तो क्यूब रूट निकालने जा रहे हैं हम लोग इसका, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस होगा, मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्या होगा कि इसका जो आंसर होगा वो प्लस में आएगा। अब क्या देखा गया, क्यूब रूट जानते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग, 3 पे 1। तो ये जो है ना 12 को 3 दफ़ा करेंगे, 12 इंटू 12 इंटू 12 तो 1728 आएगा। तो ये आ जाएगा 12 का क्यूब और नीचे आ जाएगा 10 का क्यूब, ऐसे ही आ जाएगा ये, ठीक है। इसको हम लोग कर सकते हैं 5 का क्यूब और ये आ गया 10 का क्यूब, ये ऐसे आ जाएगा। और ये 2 का क्यूब हो गया, ठीक। आगे चले हम लोग। अब ये जो है ना कॉमन क्यूब कर देंगे तो 12/10 का क्यूब हो जाएगा, ये 5/10 का क्यूब हो जाएगा, ये 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक। इन सब को एक साथ अगर लिखते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 12/10 इंटू 5/10 इंटू 2 का क्यूब, कॉमन क्यूब कर दिया हमने, ठीक, कॉमन क्यूब कर दिया। अब इसको हम लोग चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 5 और 2 मिला के 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 12/10 का क्यूब बचा, ये कितना बचा हमारा, ये आ गया 12/10 का क्यूब। अब हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे, तो क्यूब रूट कैसे करते हैं हम लोग, इसका क्यूब रूट, इसका हम लोग 10/2 12/2 10 और ये क्यूब रूट डाल दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्यूब रूट जो है ना ये 3 को 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा 12/10 1.2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये हमारा 1.2 प्लस में, ये हमारा प्लस में ये आंसर हो गया, ठीक है। कितनी बात सुन ये, तो ये इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया, आसान है, खुद भी कर सकते हैं। ये है 45 नंबर क्वेश्चन। चलिए ठीक है, आगे करते हैं हम लोग इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन।